स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है बहुत ही खास। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो 75/75 छाप के आओगे, फोड़ के आओगे, जलवा देख चुके हो किस प्रकार से पेपर एज इट इज उतार देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में बताऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 23 पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क 75 और आपको आएंगे भी कितने 75। ये है वादा। ठीक है, चलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी वीडियोस और बनाऊंगा मैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर कर दूंगा मैं एक प्रकार से क्या लीक। ठीक है, पेपर कर दूंगा लीक। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने पूरे के पूरे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स और साइंस किस प्रकार से 75/75 उतार दिया, पूरा का पूरा पेपर ऐसे टीस छाप दिया। ठीक है, चलिए तो सोशल साइंस को भी जड़ से उखाड़ देंगे इस बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, बिल्कुल सही बात है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प में पूछा गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो देखिए जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं अपन बांगड़। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो देखिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आने वाला है बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक देशों को व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल व्यापार। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसने कहा? तो ये देखिए यह जो बात कही थी ये मार्टिन लूथर ने कही थी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है, साथ के साथ या तो नोट डाउन करते चलिए या फिर आप इनको याद करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी है देखिए ब्रुसेल्स, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, टोक्यो किसकी राजधानी है? यह भी याद रखिए, जापान की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, चलिए सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए यह इसका मापन कौन करता है? इसका मापन करता है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज कॉल्ड? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगड़, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। हु कॉल्ड डैम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो यानी कि डैम को आधुनिक मंदिर किसे ने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड? तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेड दैट प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड? तो इसे कहते हैं, ये बात किसने कही थी? मार्टिन लूथर ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। हु मेजर्स जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे मेजर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। छोटा नागपुर क्षेत्र रिक्त स्थान जनजातियां निवास करती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो देखिए यहाँ पे निवास करती है, एक तो होती है आपकी संथाल। कौन सी होती है? संथाल। दूसरी होती है मुंडा। कौन सी? मुंडा। ठीक है, ये दोनों मेन है, पर एक और मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी होती है यहाँ पे गोंड। कौन सी होती है? गोंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, संथाल, मुंडा और गोंड। ठीक है, संथाल आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, मुंडा आप MUNDA ऐसे लिख सकते हैं, और गोंड लिख सकते हैं आप GOND। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जल परिवहन देश का सबसे रिक्त स्थान परिवहन का साधन है? तो देखिए जो जल परिवहन होता है, यानी कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट है, ये है ना सबसे महत्वपूर्ण, भी आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण एवं सस्ता, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चीपर, महत्वपूर्ण एवं सस्ता। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड
चीपर, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, महत्वपूर्ण एवं सस्ता परिवहन का साधन। तीसरा जो क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रिक्त स्थान वर्ष में आई थी। तो देखिए जो विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन कौन से सन में आई थी, तो ये 1929 में आई थी। और कब तक चली थी, 1939 तक ये चली थी, 10 सालों तक, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस सन में आई थी, तो आपको लिखना है 1929 में आई थी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में सर्वाधिक रिक्त स्थान धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिए जब 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार जो श्रीलंका देश था इसमें 70.2% इसमें कौन से धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, ठीक है। कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के इसमें लोग थे। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना अनुसार यानी कि श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज। तो देखिए विधि मंत्री को एक और याद रखिए आप, कानून मंत्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कानून मंत्री, ये भी आ सकता है। कानून मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री या फिर लॉ मिनिस्टर। चलिए मधुमक्खी पालन रिक्त स्थान में आता है। तो देखिए कौन से क्षेत्र में आता है, मधुमक्खी जो पालन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी है, आपको खास ध्यान रखना है। चलिए सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। देखिए भारतीय जो वन्य जीव अधिनियम था यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है यानी कि जो इंडिया है वो क्या करता है, पेट्रोलियम का निर्यात करता है, बिल्कुल ये भी सत्य बात हो जाएगी, ठीक है। सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव थे, सत्य आ जाएगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी करेक्ट। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, करेक्ट बात है, ठीक है। यानी कि 6 के 6 ही क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सत्य, ठीक है। ऑल ट्रू, 6 आर ऑप्शंस आर ट्रू, ठीक है। इंडिया वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, करेक्ट बात। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी रूट बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर वाज नोन एज नेशनल हाईवे, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट जो है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम का, सही बात। ऑथर गीत गोविंद के कौन थे, जयदेव, सही बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी, सही बात है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज टू इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। सब में ट्रू आ जाएगा। चलिए सही जोड़ी भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है रबड़, तो देखिए रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है, रबड़ का उत्पादन होता है आपका केरल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, केरल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या होता है, संयुक्त उद्योग होता है, ठीक है। तो इसके सामने ही दे रखा है बी ऑप्शन, संयुक्त उद्योग यानी कि जॉइंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। कृत्रिम पत्तन, तो देखिए कृत्रिम पत्तन चेन्नई भी है, मुंबई भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन्नई दे रखा है, तो चेन्नई इसका हम करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। तो तीसरे वाले में क्या जाएगा आपका, चेन्नई, ठीक है। फोर्थ है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या की थी, अमेरिका की खोज की थी, तो अमेरिका की खोज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी क्या होती है, एक मशीन होती है, इसको कौन सी मशीन होती है, ऊन कटाई की मशीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऊन कटाई की मशीन। गोस्वामी तुलसीदास, सभी को पता है रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है तुलसीदास ने, ठीक है। तो रामचरितमानस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। रबड़, रबड़ में केरला आ जाएगा, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट इंडस्ट्रीज होता है। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, चेन्नई। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। स्पिनिंग जेनी वूल कटिंग मशीन। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या है, व्हाट इज साइमन कमीशन। तो देखिए साइमन कमीशन मैं आपको बता देता हूँ। साइमन कमीशन का सबसे पहले देखिए इसको पूरा खोल के ही रख देता हूँ।
साइमन कमीशन का पहले आप याद कीजिए अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अध्यक्ष। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था जॉन साइमन, ठीक है, इसी के नाम पे रखा गया था इसका नाम साइमन कमीशन, ठीक है। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, पहली बात, ठीक है। चलो दूसरी बात, इसका गठन कब हुआ था, ये कब बना था? इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1927 में, तो ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है, इसका गठन हुआ था। लेकिन ये भारत कब आया था? ये भारत आया था कब? 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ये होता क्या है। तो देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार, इसने भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए एक नियम बनाया था, एक गठन बनाया था, इसे ही क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहते हैं। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये भारतीय जो राजनीति थी, इनके संगठन, संरचना आदि की जांच करना था, ठीक है। जो भारत की राजनीति थी, जो भारत की राजनीतिक संगठन था, भारत का राजनीतिक संगठन, उस पर क्या रखना था? इसका उद्देश्य इन पर नजर रखना था, ठीक है, इनकी संरचना की जांच करना था। तो साइमन कमीशन इसे ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? व्हाट वर द कंट्रीज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को कहते हैं क्या? लेवेंट, ठीक है। लेवेंट इसे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेवेंट, ठीक है। लेवेंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, LEVANT, लेवेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो देखिए, हु गिव्स रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए, राजनीतिक जो दल होता है उन्हें चुनाव आयोग देता है, ठीक है, चुनाव आयोग क्या देता है? मान्यता देता है। चुनाव आयोग को हम क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शपथ पत्र क्या है? व्हाट इज एफिडेविट? तो देखिए, शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र मैं आपको बता देता हूँ। शपथ पत्र ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणाएं। यानी कि शपथ में एक तो क्या होता है, लिखित कोई व्यक्ति लिखता है, अपनी स्वेच्छा से लिखता है, ठीक है, लिखित चीज लिखता है, रिटर्न लिखता है, ठीक है। तो शपथ पत्र हम क्या कहेंगे कि शपथ पत्र में शपथकर्ता जो होता है, शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सत्य बात है, ठीक है, ऐसा ये बोलता है। शपथ पत्र में ऐसा ही लिखते हैं अपन, ठीक है। शपथ पत्र क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है। इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं कि ए डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट मेड वॉलंटरीली बाय ए पर्सन इन राइटिंग, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसे एफिडेविट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो देखिए, इसको मैं पूरा रख देता हूँ खोल के। चलिए, सबसे पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है रोजा लुइज मक्कॉली पार्क्स, ठीक है, यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसे कहा जाता है? रोजा लुइज मक्कॉली पार्क्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, अधिकार की पहली महिला या पहली औरत। अब देखो, इसको मैं पूरा इसको खोल के रख देता हूँ, ठीक है, कोई सा भी आपका गलत नहीं होगा। इसका जो कार्यकाल था, इसका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1913 इसका जन्म हुआ था, और इसकी मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 2005, ठीक है, ये, ठीक है, इसका कार्यकाल ये रहा था। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। चलिए, दूसरी जो बात है, ये कहाँ की थी? तो ये अफ्रीकी, कौन थी ये? अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिक अधिकार की कार्यकर्ता थी। ये क्या थी? अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार की कार्यकर्ता थी ये, ठीक है। पहली एक बात ये हो गई, ठीक है। चलिए, एक बात और जान लेते हैं कि इसे द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स तो कहा ही गया है, लेकिन एक और कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है मदर ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि आज़ादी लहर की माँ इसे कहा गया है, ठीक है।
बात आती है इसे, ये बात किसने कही थी? एक तो द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स इसे कहा गया है, एक कहा गया द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आज़ादी लहर की माँ। तो ये कहा है इसे यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे कहा है। ठीक है, पूरा का पूरा इसको खोल के रख दिया है। अब इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में डिवाइड किया गया है, यानी कि हाउ मेनी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू। तो अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी साथ साथ का मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस सारे के सारे मोस्ट आईएमपी है, इनके मैं आंसर्स भी आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, यानी कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, राइट। ठीक है, और दूसरा पूछा गया है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, राइट मेजर्स फॉर वाइल्ड एनिमल कंजर्वेशन। ठीक है, दोनों के आंसर आप देख सकते हैं। दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, या तो आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। चलिए इनके आंसर देखते हैं। चलिए पहले जो क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि क्या प्रावधान है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति, या तो वो जीवित हो या अजीवित हो, को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रबंधित करना है। ठीक है, उन्हें रोकना ही क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का प्रावधान। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। चलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इज अ लॉ इन इंडिया दैट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स यानी कि ये मना करता है हंटिंग, पोचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इंजेंडर्ड स्पाइसेस एंड इस्टेब्लिश पेनल्टीज फॉर सच एक्टिविटीज। ठीक है, इसके लिए बैन भी है। द एक्ट आल्सो फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिट्स एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉयशन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सही शब्दों में मैंने आपको इसका आंसर बताया है। ठीक है, चलिए इसके और वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर देख लेते हैं। उसके और वाला है इसके क्या वन्य जीव संरक्षण के ये क्या है। तो देखिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना, एक तो इसका ये हो जाएगा। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, ये भी हो जाएगा। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए मैंने खास प्रिपेयर किया है इस बार। डेवलपिंग प्रोटेक्टिव एरिया सच एस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज to protect the animals in their natural habitat. The endangered and vulnerable species can be kept in captivity in places such as zoos यानी कि चिड़ियाघर, bred to increase their population. The cutting of forest should be strictly prohibited. ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट उसके क्या प्रावधान है, तो मैंने आपको कंप्लीट आंसर्स दिखा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं। वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, राइट एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। चलिए मैं ये वाला आंसर दिखा देता हूं क्योंकि ये वाला इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वाणिज्य कृषि यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन साथ के साथ समझते चलिए क्योंकि ये मेन चीज़ है। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। वाणिज्य कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है, लेकिन कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रफल के कारण कुल उत्पादन अधिक रहता है। ठीक है, यह है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो देखिए फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट एडवांटेजेस बाय कल्टिवेटिंग एक्सटेंसिव ट्रेड्स ऑफ लैंड और रेजिंग substantial livestock population such as bulk purchasing and efficient mechanization. ठीक है, secondly advanced technology and mechanization are vital components of commercial agriculture. ठीक है, आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
मैंने आपको कंप्लीट समझा के बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 8th वाला, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर इसके और में पूछा गया है भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए, राइट द मेन फैक्टर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। दोनों के दोनों मोस्ट आईएमपी। देखिए जो मैं बता रहा हूँ भाई 75/75 की तैयारी करवाता हूँ, बच्चे फोड़ के आते हैं, एक ही बात बोलते हैं गुरुजी आपके वीडियो से 75/75 फोड़ के आए हैं। ठीक है, तो आप भी खास ध्यान रखिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए तो दोनों के आंसर्स आप देख सकते हैं, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं और भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊँगा। चलिए देख सकते हैं आप, मशीनों, हिंदी में पहले देख लेते हैं। मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए, इसे कहते हैं अपन विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि मशीन, लेबर यानी कि मजदूर, मशीन्स यानी कि औजार, टूल्स एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग और फॉर्मुलेशन। ठीक है, इट इज़ द इसेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक भी आप देख सकते हैं। देखिए जल प्रदूषण के प्रमुख कारक आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार है। औद्योगिक कूड़ा, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होती है इनसे जो कचरा निकलता है वो पानी में बह जाता है, इस वजह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में अनुसूचित गतिविधियां, बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि हम आजकल जो खाद वगैरह है, जो दवाई वगैरह है वो डालते हैं, फिर उससे वाटर पोल्यूट होता है। मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी में गुणवत्ता की कमी, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, ये भी बिल्कुल सही बात है, पानी में मृत शरीर को फेंक देते हैं। जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, यानी कि जो शिप वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जहाज, उनसे तेल वगैरह जो पानी में ही जाता है। ठीक है, इस वजह से वाटर पोल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है। इंग्लिश मीडियम के लिए देख सकते हैं आप, 8 मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, वही बात है जो फैक्ट्रीज वगैरह में से कचरा जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कृषि। डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर, यानी कि जो घरेलू पानी है उसको भी हम नदी में फेंक देते हैं या फिर उसको बहा देते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, एटमॉस्फेरिक डिस्पोशन, ऑयल स्पिल्स, माइनिंग एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 8 फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई से भी आप 2 से 3 आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ही क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन मैं आपको बता देता हूँ। यह कथन है ऑस्ट्रेलिया का एक वो था कुलाधिपति, क्या होता है, कुलाधिपति, कुल अधिपति भी बोल सकते हैं, कुलाधिपति भी आप बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कुलाधिपति था मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक, उसने बोला था, क्या बोला था उसने, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, इसका मैं कंप्लीट इसको एक बार शो भी कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, यानी कि जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि बाकी जो यूरोप है उसको सर्दी हो जाती है। वाज सेड बाय मेटरनिक द ऑस्ट्रेलियन चैंसलर, यानी कि इसे बोलते हैं कुलाधिपति, क्या बोलते हैं, कुलाधिपति। ठीक है, इस ऑस्ट्रेलिया के कुलाधिपति को बोलते हैं। ठीक है, कैंसलर को। ही बिलीव्ड दैट, उसका यह विश्वास था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, यानी कि राजनीतिक विकास फ्रांस में, वर इंट्रीब्यूटिंग फॉर अदर यूरोपियन नेशंस सिमिलर टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक इलेग्रेशन एंड फ्रेटर्नल बिलीफ्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके और वाला, वो देख लेते हैं। देखिए इसके अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, मैं शो कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए राष्ट्रवाद आप देख सकते हैं, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करना है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, nationalism is an ideology that emphasizes loyalty, devotion or allegiance to a nation or nation state and hold that such obligations
आउटवेट और अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 10th वाला, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोलेट एक्ट, या फिर दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दांडी मार्च? दांडी मार्च का एक और नाम था साल्ट मार्च। ठीक है, साल्ट। तो आप ये भी देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इनके। देखिए रोलेट एक्ट क्या है? ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। ये था रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था। ये होता है रोलेट एक्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। About Rowlatt Act. The Rowlatt Act was passed by the British government to increase their grip on power over the common folk. ठीक है, दिस लॉ was passed in मार्च 1919 में ये पारित हुआ था। ठीक है, by the Imperial Legislative Council which gave them the power to arrest any person विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि बिना पूछताछ के, बिना मुकदमे के जेल में फेंक दो। ये होता है रोलेट एक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दांडी मार्च वाला भी देख सकते हैं। देखिए दांडी मार्च जो है गांधी जी द्वारा, वो वाला आप देख सकते हैं। दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? देखिए दांडी मार्च जो गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया था दांडी मार्च यात्रा के लिए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड ए मूवमेंट ऑफ साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नमक यात्रा, साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च एक ही चीज़ है। अलॉन्ग विथ 77 अदर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी बीच टू हेल्प इंडियन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर एंड स्टॉप बाइंग साल्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी ईजी है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ यानी कि मकई का कानून नियम, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से मकई कानून नियम। ठीक है, कॉर्न यानी कि होता है मक्का, मक्का का कानून नियम क्या था? ठीक है, मकई, उन्हें क्यों पारित किया गया था? व्हाट वर द कॉर्न लॉ, व्हाई वर दे पास्ड? ठीक है, इसके आंसर तो देख लेते हैं आप, बिल्कुल ईजी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन में से। चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे जैसे शहरी केंद्रों का विस्तार हुआ, उद्योग बढ़े, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी, जिससे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी। जमींदार समूहों के दबाव में सरकार ने मक्के के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया यानी कि बैन कर दिया। सरकार को ऐसा करने की अनुमति देने वाले कानूनों को आमतौर पर मकई कानून के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप, pushing up food grain prices under pressure from landed groups. The government also restricted the import of corn. ठीक है, the laws allowing the government to do this were commonly known as the corn law. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, IMP क्वेश्चन है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है? राइट द मीनिंग ऑफ स्टेपलर फुलर। या फिर स्पिनिंग जेनी क्या है? ये एक मशीन होती है ऊन काटने की, मैंने आपको बताया था मैच द कॉलम में। ठीक है, दोनों के आंसर्स देख लेते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेपलर क्या होता है? वह व्यक्ति जो ऊन को उसके रेशे के अनुसार स्टेपल करता है या छांटता है, उसे तो क्या कहते हैं? स्टेपलर कहते हैं। फुलर क्या होता है? फुलर वह व्यक्ति जो पूरा करता है, चुन्नट करके कपड़ा इकट्ठा करता है, कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन की जैसे रेशे कताई से पहले तैयार किए जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हु इज अ स्टेपलर एंड हु इज अ फुलर। देखिए A person who staples or sorts wool according to its fiber is called stapler, and a person who fulls that is gathered cloth by plaiting is called a fuller. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके और वाला जो क्वेश्चन था वो भी आप देख लेते हैं। स्पिनिंग जेनी को, स्पिनिंग जेनी क्या है? ये एक मशीन है। तो देखिए स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी को जेम्स हारग्रीव्स ने
1764 में डिजाइन किया था, यानी कि इसकी आविष्कार या इसकी खोज किसने की थी? जेम्स हारग्रीव्स ने इसकी खोज की थी सन 1764 में। ठीक है, चलिए। इस मशीन के माध्यम से एक कारीगर एक समय में कई स्पिंडल और कई थ्रेड स्पिन कर सकता था, यानी कि धागा। इस मशीन ने श्रम की संख्या को कम करने के साथ साथ कताई प्रक्रिया को तेज कर दिया। हाथ कताई में लगी महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया क्योंकि यह उनके रोजगार के लिए खतरा था। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि रोजगार पर उनकी जो रोजगार है उनका वो कम होने लग गया था, रोजगार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए महिलाएं विरोध तो करेंगी। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में इसका आंसर, सॉरी, एक बार और हिंदी में आप देख सकते हैं। स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी कताई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में से एक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 या 1765, एक फिक्स नहीं है, लेकिन आप 1764 ही याद करें, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। ये मशीन होती थी। ठीक है, इंग्लिश ये देखिए, आप इसको मैंने शो भी कर दिया यहाँ पे, इस प्रकार से मशीन थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं। The spinning jenny is a multi-spindle spinning frame and was one of the key developments in the industrialization of textile manufacturing during the early industrial revolution. It was invented in 1764 by James Hargreaves in Stanhill, ये इस देश में, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड यानी कि लैंकाशायर में, यानी कि स्टैन हिल, इंग्लैंड में इसने इसकी खोज की थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी कताई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में एक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था, जिससे एक साथ 8 धागे काटे जा सकते थे। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक दल क्या है, लिखिए। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, मैं नीचे वाला पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, जो चुनाव आयोग है इसका गठन दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में। और इसका सन मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो गठन है वो हुआ था 25 जनवरी 1950 में। कब? 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में। इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में अब मनाया जाने लगा है। ठीक है, चलिए। तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का कब हुआ था गठन? तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से इसे बनाया जाता है अब। ठीक है, उस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ? न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए, राजनीतिक दल क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। राजनीतिक दल यानी कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में राजेश का विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। चलिए, A political party is an organized group of people or bodies who seek to capture political power through an election in order to run the affairs of a country. It often puts forward candidates, यानी कि लोगों को, यानी कि जो उम्मीदवार है उसे आगे रखता है, for public office in a democracy. Leaders must run for office in an election. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेद सरकार किसे कहते हैं, राइट। व्हाट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, या फिर राजनीतिक समानता क्या है। चलिए जल्दी से इनके आंसर्स देख लेते हैं अपन। देखिए, वेद सरकार क्या होती है। तो देखिए, वेद सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वेद सरकार कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन दैट अलाउज इट्स पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द political processes. Legitimacy is the core that word here which provides an open right to the concerned person या leader to govern a country or administration. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राजनीतिक समानता वाला। राजनीतिक समानता क्या है तो देखिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब बुनियादी तौर पर सार्वजनीन मताधिकार और प्रातिनिधिक सरकार है। सार्वजनीन मताधिकार का मतलब यह है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है और एक व्यक्ति ही मत होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी अपन देख लेते हैं। बाय पॉलिटिकल इक्वलिटी वी रिफर टू द एक्सटेंट to which citizens have an equal voice over government decisions. One of the bedrock principles in a democracy is the equal consideration of the preference and interest of the all citizens. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, विकास का क्या अर्थ है लिखिए, मानव विकास सूचांक क्या है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए द्वितीयक क्षेत्र का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आईएमपी है ये। देखिए द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को एक दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। और उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, बांस से कागज बनाना, ये इसका उदाहरण हो सकता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। ठीक है, इसमें उद्योग निर्माण आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इंग्लिश में भी देखते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। बिकॉज द गुड्स इन द सेकेंडरी सेक्टर आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड देन अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इज प्रोसेस्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू मेक डिफरेंट कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी है यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता करती है, लेटराइट मृदा की 4 विशेषताएं, परिवहन के साधन तथा संचार साधनों में अंतर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वायु परिवहन का महत्व आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है ये भी। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए, बिल्कुल कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से क्या से सविनय अवज्ञा आंदोलन, मोस्ट आईएमपी है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भाई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, छपेगा ये। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी है। मानचित्र में आपको दिखा देता हूं। देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चलिए तो देख लेते हैं इनको जल्दी से। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है काकापारा परमाणु संयंत्र। तो देखिए भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे गुजरात होता है। ठीक है, तो पहला जो है भारत में काकापारा परमाणु संयंत्र। तो देखिए काकापारा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे है, वो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कहाँ पे स्थित होगा, ये यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। तो देखिए रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है, ये भारत का नक्शा, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये राजस्थान। ठीक है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र। तो देखिए कलपक्कम परमाणु जो संयंत्र है आपका, ये भारत का नक्शा, यहाँ पे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई के जस्ट नीचे है कौन सा, कलपक्कम परमाणु संयंत्र। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र। तो देखिए नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे आपका एमपी और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे कौन सा है, नरोरा परमाणु संयंत्र। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भारत के मानचित्र निम्नलिखित खनिज तेल को भी आप दर्शा सकते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए पहला जो है अलंकेश्वर। तो अलंकेश्वर ये स्थित है आपका गुजरात में। ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे आपका गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो अहमदाबाद वाला रीजन है इसके जस्ट नीचे है अलंकेश्वर। ठीक है, अंकलेश्वर। ठीक है, ये इसके नीचे है, गुजरात में है। ये कलोल भी अहमदाबाद के जस्ट ऊपर है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, नाहरकटिया कहाँ पे है, ये आपका भारत, यहाँ पे जो है असम में है नाहरकटिया यहाँ पे। और मोरन भी देखिए कहाँ पे, असम में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैप भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, मैप का भी आपको खास ध्यान रखना है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से मैंने
कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। यकीन मानिए, अगर आप मेरे वीडियोस करके जा रहे हैं, पूरे वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 75/75 लाने से परीक्षा में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी वीडियोस और आएंगे, उनको भी आपको कंप्लीट वॉच करना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।